बताती हैं that humans have evolved biologically and in this course of evolution we have accumulated numerous considerable degree of changes mostly biological. 1850-60s का अगर आप दशक देखते हो तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की थ्योरीज का डेवलपमेंट इस फेज के अंदर में हो रहा है. अल्फ्रेड आर वेलिस और आपके डार्विन साहब की जो थ्योरीज हैं वो भी इसी टाइम पीरियड के अंदर में एमर्ज होते हुए देखने को मिल रही है. नाउ इन द पैरेलल टाइम पीरियड समानांतर तौर पर एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज का भी डेवलपमेंट हो रहा है. ऑन वन हैंड वेयर द बायोलॉजिस्ट एंड द लाइफ साइंटिस्ट आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल चेंजेस दैट हैव अकर्ड. सिमिलरली द सोशल साइंटिस्ट और द एंथ्रोपोलॉजिस्ट द सेम टाइम फ्रेम 1860s 70s के टाइम फ्रेम में द लाइक्स ऑफ हेनरी मेन, मॉर्गन एंड ई.बी. टायलर, ये लोग बता रहे हैं कि कल्चर और सोसाइटी का भी प्रोग्रेशन हुआ है, उसका भी इवोल्यूशन हुआ है. नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह. स्टडी IQ के एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड लेक्चर 24 में आप सभी का स्वागत है. टुडेज थीम एंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गोइंग टू बी बायोकल्चरल इवोल्यूशन. व्हाट इज बायोकल्चरल इवोल्यूशन? लेट अस ट्राई टू फर्स्ट डिफाइन इट. सी, बायोकल्चरल इवोल्यूशन इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस. इंटरैक्शन किसके बीच में? बायोलॉजी एंड कल्चर. इंटरैक्टिव प्रोसेस वेयर biological changes makes the culture possible, the development, the genesis, the origin of culture possible, and the cultural development subsequently impact the direction of biological changes that occur. यानी कि आपस में दोनों जुड़े हुए हैं. बायोलॉजी में चेंजेस आया, आपके कल्चर का ओरिजिन हो सकता है, एक नई डायरेक्शन मिल सकती है, पॉसिबिलिटी आ सकती है, और कल्चर के अंदर में जो चेंजेस आए बायोलॉजी की वजह से वो अगेन इन टर्न कुछ अलग बायोलॉजिकल चेंजेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो दोनों हाथ में हाथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और यही थीम हमारी बायोकल्चरल इवोल्यूशन कहला रही होती है. तो इसके ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले थोड़ी बहुत बेसिक बायोलॉजी हम सबको आती है, 10th-12th में हम सबने पता है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर में क्या क्या चेंजेस आए. सवाना हाइपोथेसिस बताती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स एक समय पे आर्बोरियल थे, टेरेस्ट्रियल नहीं थे, पेड़ों के ऊपर थे, क्वाड्रपेडल लोकोमोशन को फॉलो कर रहे होते थे. जब ये ग्रासलैंड लाइक सिचुएशन होती है, ट्री कवर वेजिटेशन जो फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट, ये आपको घटते हुए देखने को मिलता है, तो दे वर फोर्स्ड टू कम ऑन द ग्राउंड. टेरेस्ट्रियल बनना पड़ा आर्बोरियल से, पेड़ों से जमीन पे आना पड़ा, और जमीन पे आने के बाद उनका जो पैटर्न ऑफ वॉकिंग है उसके अंदर में भी चेंज आए. पैटर्न ऑफ लोकोमोशन, नॉट वॉकिंग. तो बाइपेडल बन गए, 4 पैरों की जगह 2 पैरों पे चलने लगे. अब ये 2 पैरों पे चलने के लिए भी कुछ और चेंजेस चाहिए थे, ऐसे तुरंत नहीं हो जाता ये. ऑलराइट, तो आप आज शायद डिफेंस सर्विसेज या पुलिस सर्विसेज की तैयारी करते हो, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट जहां तक मैंने सुना हुआ है, फ्लैट फुट कई बार होता है ना, टच कर रहा तो आपका जो फुट है टोटली ग्राउंड को, तो वहां पर आप शायद कई बार डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो, जहां तक मैंने सुना हुआ, जहां तक मेरी जानकारी है. तो वहां पर है कि नहीं है. ऑलराइट, तो ये गैप आपके सिलेक्शन में वहां पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बायोलॉजिकली और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन जब हम 2 पैरों पे खड़े हो रहे हैं, जब हम 2 पैरों पे चल रहे हैं, तो वहां पर ज़रूरी है कि हमारे पास एक बैलेंस बने, और उसके लिए ये 2 आर्चेस, जिसमें से एक को मेडिसलेटरल और दूसरे को डॉर्सोप्लांटर आर्चेस बोला जाता है, ये सपोर्ट करते हैं. कई सारे हमारी मसल अटैचमेंट साइट और कई स्पेशलाइज्ड मसल्स भी डेवलप हुई जिससे ये चीज़ पॉसिबल हो पाए. फॉर एग्जाम्पल, फीमर को अगर आप देखो, फीमर में एक साइट है, अटैचमेंट साइट है, मसल अटैचमेंट साइट, जिसको लीनिया एस्परा बोला जाता है. और कई सारी मसल्स, ग्लूट्स की आपकी जो मसल है, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, है ना, इनको अगर आप देखो, गैस्ट्रोनीमस को अगर आप देखो, तो दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग इट. देन आपके कर्व जो है ना, स्पाइनल कर्व जो अगर देखोगे, वर्टिब्रल कॉलम को आप देखोगे, इवन जो फोरामेन मैग्नम है, मतलब क्या होता है, आप में से जो साइंस के हैं वो तो जानते होंगे. अदरवाइज फोरामेन मतलब एक कैविटी, एक होल, मैग्नम मतलब बड़ा, मेगा. तो आपके जो स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा है आपके हेड से, तो ये जो कैविटी है, ये जो होल है, ये भी आपका पोस्टीरियर से थोड़ा आगे की तरफ आया, एंटीरियर, जिससे हमारी ये बैलेंसिंग और इरेक्ट पोस्चर, बाइपेडल लोकोमोशन पॉसिबल हो पाए. ऐसे न्यूमरस चेंजेस को हम पढ़ रहे होते हैं जब हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को पढ़ते हैं. तो ये चेंजेस आए, और ये चेंजेस क्यों आए? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ने इसको ट्रिगर किया. सवाना हाइपोथेसिस हमें ये बताती है. अब जब ये चेंजेस आए तो इन्होंने अपने साथ कुछ कल्चरल चेंजेस को भी इंट्रोड्यूस किया. एग्जाम्पल देते हैं. जब आप बाइपेडल लोकोमोशन के ऊपर आए तो आपके जो हैंड है वो आपके फ्री हुए कि नहीं हुए? आप 4 पैरों पे चलते थे, अब आप 2 पैरों पे चल रहे हो, तो आपके हाथ फ्री हो गए. अब आप गाना गाओगे उड़ता ही फिरूं, है ना. लेकिन जोक्स अपार्ट, हैंड फ्री जब आपका हुआ तो आप यहाँ पर टूल का जो डेवलपमेंट है वो कर पाए. बहुत तरीके के टूल जो है, मोड नॉट, मोड 1, मोड 2 इंडस्ट्रीज जो आपको इमर्ज होते हुए देखने को मिलती हैं. फ्रॉम द लोमकेवियन to the older one to the Abelian Acheulean complex and further to the Clactonian Levalloisian जो इंडस्ट्रीज हैं इनका डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाया. हम सिंपल स्टोन टूल्स
या ईओलिथ का जो लेवल था, जिसको कई बार सूडो टूल्स भी कहा जाता है, वहाँ से मेटल टूल्स तक, और फाइनली आज के समय में तो न्यूक्लियर वेपन्स है भाई। अभी तो आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है दुनिया भर में, है ना। सो टूल का डेवलपमेंट यहाँ पर पॉसिबल हुआ। अपार्ट फ्रॉम दिस टूल डेवलपमेंट एक और चीज़ होती है कि हम फायर की भी डिस्कवरी करते हैं। अब इन दोनों में थोड़ा समय जो है वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ तक हमारे पास एविडेंसेस है। असली में कब हुआ कौन जाने, लेकिन जो हमारे पास एविडेंसेस मिलते रहते हैं उसके बेसिस पे हम डेट करते हैं। तो टूल का जो एक पर्पसफुल यूज़ और जो ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, ये अफ्रीका में एक साइट है लोमकवी, और जो एविडेंस है वो हमें 3.3 मिलियन ईयर के आसपास के मिलता है। लगभग 33 लाख साल पुराने एविडेंस हमें यहाँ पर मिलते हैं। और फायर की डिस्कवरी के जो हमारे पास अर्लीस्ट एविडेंस हैं डिबेटेड है, लेकिन 1 to 1.6 मिलियन ईयर के बीच में ये एविडेंसेस माने जाते हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं। तो दो चीज़ें पॉसिबल हुई, एक तो आपके टूल डेवलपमेंट, आपने अलग अलग टूल बनाए, और आप अब हंटिंग गैदरिंग और बेहतर तरीके से कर सकते हो, जानवरों का शिकार और पहले तरीके से कर सकते हो। क्योंकि पहले तो ये अंकल चिप्स, लेज वगैरह और ये जो फास्ट फूड है, मैगी वगैरह, ये सब तो आता नहीं था। एग्रीकल्चर भी अभी डेवलप नहीं हुआ था, है ना। तो हम किसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, हम फोरेजिंग के ऊपर रिलाई कर रहे थे। और फोरेजिंग के लिए, सक्सेसफुल हंटर होने के लिए आपके टूल्स का भी एफिशिएंट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हमारे हाथ फ्री हुए और हमने ग्रेजुअली टूल्स का डेवलपमेंट किया, तो दिस थिंग हैज़ बिकम पॉसिबल। एक से एक टूल हमने बनाए और शिकार और भी ज़्यादा आसान और बेहतर होने लगा। हम बड़े बड़े जो जानवर हैं, बिग गेम जिसको कहते हैं, उसका शिकार करने लगे। अब शिकार करने के बाद भी आपने क्या किया, उसको खाओगे आप। एक तो आप रॉ खा सकते हो, लेकिन जब फायर की डिस्कवरी हुई होगी तो इंसान ने मीट को कुक करके, पका करके खाना शुरू किया होगा। अब ये दोनों अपने आप में क्या है, ये दोनों अपने आप में कल्चरल चेंजेस हैं, लेकिन इन कल्चरल चेंजेस ने सब्सीक्वेंट बायोलॉजिकल चेंजेस को कैसे शेप किया, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, जब आप ये कुक्ड फूड खा रहे हो, फायर की डिस्कवरी हो गई, पका करके खाना खा रहे हो, तो आपके जो जॉ है ना, जॉ के ऊपर जो प्रेशर आएगा वो आपका कम आएगा एज कंपेयर टू द डाइट दैट दी अर्ली ह्यूमन पॉपुलेशन और मे बी आवर एंसेस्टर्स वर हैविंग। इवन अगर आप चिंपैंजी से कंपेयर करते हो या पास्ट ह्यूमन पॉपुलेशन से कंपेयर करते हो, तो वहां पर जो नट्स वगैरह हैं उनको ब्रेक करने में एक अच्छा खासा प्रेशर लग रहा है। तो आपको सीमियन सेल्फ देखने को मिलेगा कई सारे प्रेजेंट एप्स के बीच में, और इवन हमारी एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन में कुछ कई मेंबर्स के बीच में। साथ ही साथ जॉ की मसल्स भी काफ़ी डेवलप होनी चाहिए। हमारी भी है डेवलप, लेकिन उनकी और ज़्यादा डेवलप्ड होनी चाहिए। तो मसल्स लाइक टेम्पोरलिस एंड मासीटर ये काफ़ी डेवलप्ड है, और साथ ही साथ इनके लिए अटैचमेंट साइड भी आपको देखने को मिलेगी। सजाइटल कील को आप देखते हो, न्यूकल क्रेस्ट को आप देखते हो। सो दीज चेंजेस हैव डिसअपीयर्ड। तो हमारा जो फेशियल प्रोग्रेशन है वो श्रिंक हुआ है, जॉ का जो प्रोपोर्शन है, जो फेस का प्रोपोर्शन है वो कम हुआ है, सिंप्लीफाई हुआ है, और जो हमारा क्रेनियल प्रोपोर्शन है उसके अंदर में इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। तो इसने क्या ट्रिगर किया, जॉ का जो शेप और साइज है उसके अंदर में चेंज किया, रिड्यूस किया इसको। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि दोनों चीजें साथ साथ चल रही। अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आप इस जगह पर देख सकते हो कि चिंपैंजीज और ओरंगुटैन को, ये न्यू बॉर्न से इन्फेंट से एडल्टहुड तक की स्टेज है, और आप रोबस्टनेस को देखिए इनके जॉ के प्रोपोर्शन में, और ब्रेन के साइज को और फेस के साइज को कंपेयर कीजिए। मेजर प्रोपोर्शन जो है फेस का साइज ले रहा है। इवन अगर आप यहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस को देखते हो तो वहां पर भी आप से शेप और साइज को देख सकते हो। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ये जो चिंपैंजीज है, मॉडर्न चिंपैंजीज, क्रेनियल कैपेसिटी ऑलमोस्ट पैरेलल करती हुई आपको देखने को मिल रही होती है। अराउंड 300-350 के आसपास, 400 के बीच में ये क्रेनियल कैपेसिटी इनकी हो रही होती है। जब होमोजीनस आता है, होमो हैबिलस 600 एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी, देन आपका इरेक्टस 900, और उसके बाद जब मॉडर्न आर्केइक और एनाटॉमिकली मॉडर्न होमो सेपियंस आते हैं तो दे आर इन नॉर्थ ऑफ 1250 क्यूबिक सेंटीमीटर्स टू एज हाई एज 1700 समटाइम्स। कुछ रिमेन जो है वहाँ पर 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर्स भी क्रोमैग्नन वगैरह के बीच में हमें देखने को मिला हुआ है। तो चेंजेस आपके आते गए। सिमिलरली एक एग्जांपल दिया जा सकता है लैक्टेज के परसिस्टेंस का, या फिर जिसको आप लैक्टोज टॉलरेंस भी बोलते हो। बचपन में मोस्ट ऑफ दी रियरिंग प्रैक्टिस जो ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में दुनिया भर के हर कोने में है, वो आपको दिखा रही होती है कि कैसे डिपेंडेंस है डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर, मदर मिल्क के ऊपर, और बाद में भी डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर एक डिपेंडेंस होती है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हो ये कंजम्पशन आपका कम होता जाता है। ठीक है, एंड सिमिलरली लैक्टोज जो कि मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट में पाए जाने वाला एक शुगर है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपको एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम लैक्टेज कहते हैं। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज बेसिकली आपके लैक्टोज के ऊपर एक्ट करेगा, जो आप डेयरी प्रोडक्ट से, मिल्क वगैरह से पाते हो। ठीक है, एक टाइप का शुगर है
जो इस सब प्रोडक्ट में पाया जाता है, और ये इसको ब्रेक करके दो भागों में तोड़ देगा, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। अब ये जो लैक्टेज है ना, इसका प्रिवलेंस जैसे जैसे आप अडल्टहुड में पहुंचते हो, अडल्ट के बीच में, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के बीच में ये रिड्यूस होते जाता है। लेकिन इट हैज़ बीन सीन कि सर्टेन पॉपुलेशन, खासकर जो पेस्टोरलिस्ट पॉपुलेशन है, उनके बीच में द परसिस्टेंस इज क्वाइट हाई, जहां पर रियरिंग प्रैक्टिस के बाद भी लेटर पीरियड में मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन है, इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। सो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है कि जो आपके बायोलॉजिकल या जो आपके कई बार नॉन कल्चरल फीचर्स हैं, जैसे कि लैक्टेज परसिस्टेंस, इट इज गवर्न बाय योर कल्चरल प्रैक्टिसेस। यहां पर किस चीज की बात हो रही है कल्चरल प्रैक्टिस में? डाइटरी पैटर्न। यहां पर जो आपका डाइटरी प्रैक्टिस है, डाइटरी पैटर्न है, उसके ऊपर यह डिपेंड कर रहा है। ये मैप भी आपको दिखाया गया, इससे भी आप थोड़ा सा अंदाजा ले सकते हो। ये देखिए सेडेंटरी फार्मर्स की पॉपुलेशन और एक तरफ नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। सेडेंटरी मतलब एक जगह पर स्थायी, नोमैडिक मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने वाले। तो ये जो रेड मार्क है ना, रेडिश मार्क जो आपको देखने को मिल रहा है, हाई डिग्री ऑफ लैक्टेज परसिस्टेंस दिखा रहा है, और जितना ग्रीन है ऊपर की तरफ उतना कम लैक्टेज परसिस्टेंस। तो सेडेंटरी फार्मर्स के बीच में आपको ये नंबर काफी कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, उनके बीच में नंबर काफी ज्यादा अलग अलग समय में देखने को मिलता है। इंडिया में भी डेक्कन कॉलेज से लेकर के ऑक्सफोर्ड, बाकी कई सारी जो रिसर्चेस हुई आपको देखने को मिली, जो दिखा रही है कि नॉर्थ वेस्ट के रीजन में, जहां पर ये डेयरी प्रैक्टिसेस काफी ज्यादा है ना, हरियाणा पंजाब के रीजन में आपको जो परसिस्टेंस है लैक्टेज का, वो हाई देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे आप साउथ ईस्ट की तरफ आओगे, साउथ ईस्ट की तरफ जैसे ही आप आओगे, तो आपको ये लैक्टेज परसिस्टेंस जो है ये कम होता हुआ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अंडमानीज के बीच में अगर आप देखिए, या फिर अगर आप तिब्बतो बर्मन पॉपुलेशन के बीच में देखोगे, जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में एक रेशियल स्ट्रेन आपको देखने को मिलता है, तो काफी कम वहां पर देखने को मिलेगा। So this has significantly shaped and contributed the development of the biological practices and the biological traits. That is how they interact with each other. ऐसी कई सारी न्यूमरस स्टडीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं, और आपको भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है कि डेली लाइफ में जो आप चीज़ें, तो कई सारे लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम से, लैक्टोज इंटॉलरेंस से सफ़र कर रहे होते हैं, है ना, और डाइजेस्ट नहीं कर पाते मिल्क को। तो जो डेली लाइफ में आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, उसको एंथ्रोपोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, कल्चरली समझने का एक मज़ा ही अलग होता है। तो अगर आप भी इस तरीके की स्टडीज़ को करके यूपीएससी को निकालने का और यूपीएससी में सक्सीड होने का सपना रखते हो, एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल आपने लेने की सोचिए, बट अभी तक चूज़ नहीं किया है या फिर उसमें आगे प्रोग्रेस नहीं किया है, तो यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी